करते हैं, सबसे पहले समझ लो डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं ओवरलुक कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ की एक जो वैल्यू होती है आज के ज़माने में वो आगे जाके कम होना ही है, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें ऐड हो गई है। तो अब उसके 2-3 टाइप अपने देखा है, हमने 3 टाइप के डेप्रिसिएशन देखे हैं, फंक्शनल, फिजिकल और कॉन्टीजेंट डेप्रिसिएशन। ये आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा क्या होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में देखो मेथड्स टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसके बाद में कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, सर्विस मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, क्वांटिटी सर्वे मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग। फर्स्ट आप ध्यान रखो, इट अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉल्स लीनियरली मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब आज 10 है कल 5 रहे, मतलब आज दो केस में पकड़ लो आप, 10, 8, 6, 4, 2, इस टाइप में एक लीनियर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे एब्रप्ट नहीं चेंज होगी, 10 से डायरेक्ट 6 फिर 5 फिर 1, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। एक लीनियर एक फॉर्म रहेगा उसका। उसके बाद में एनुअल डिप्रिसिएशन इज कांस्टेंट। एनुअल डिप्रिसिएशन हमेशा इसमें कांस्टेंट रहता है। जो साल का डिप्रिसिएशन होता है ना, 10 साल में भी हर एक साल के हिसाब से आप कर सकते हो, मतलब एक साल का पता चल गया आपको तो आपको हर साल का मिल सकता है। उसके बाद में इसका देखो, इसका एक फॉर्मूला है टोटल डिप्रिसिएशन का। तो इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो एनुअल डिप्रिसिएशन होता है टोटल डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय लाइफ। मतलब अगर 10 साल में इसका मतलब इस एक प्रॉपर्टी की प्राइस है 1 लाख रुपीज़, एग्जाम्पल के लिए पकड़ लो आप, और हर साल इसका डिप्रिसिएशन होता है कितना, 10,000 रुपीज़। और 10 साल में आपको पूछते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, तो ऐसे इसका आपको निकालना है। उसकी अगर वैल्यू 0, मतलब टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा, 1 लाख का। समझ रहे हो ना, 10 साल हर ईयर है, तो इसका एंड ऑफ द लाइफ क्या होगा, 0। समझ रहे हो आप। तो टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर इनिशियल कॉस्ट इसकी 0 है और स्क्रैप वैल्यू इसका 1 लाख रहेगा, मतलब अगर मैं इसको बोला हूँ कि स्टार्ट में जब ये प्रॉपर्टी आई थी तब उसका प्राइस 1 लाख था, पर ऐसा हुआ है कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको अभी मिल रही है 0 रुपीज़, और इनिशियल कॉस्ट कितनी थी आपकी, 1 लाख रुपीज़। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 1 लाख हुआ। और एनुअल डिप्रिसिएशन आपको पूछा है, तो इसकी लाइफ अगर 10 साल होगी, तो अगर ऊपर आप देखेंगे टोटल डिप्रिसिएशन में 1 लाख डालोगे और लाइफ में अगर आप 10 साल डालोगे तो हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। समझ में आ गया आपको। इसका एक प्रॉब्लम देख लो, समझ में आ जाएगा। इन अ कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग 4 लाख, इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। इट्स देखो, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 लाख है बोलते हैं, और स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स इज 18,000, वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। तो इसने सिंपली इसको सॉल्व कैसे किया है, 4 लाख जो है, 4 लाख में से इसने स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स किया है। 10 ईयर्स का कितना वैल्यू है, 80,000 रुपीज़। 4 लाख माइनस 80,000, इसका आता है 320 को इसका क्या कितना साल में हुआ है डिप्रिसिएशन, इतना 10 साल में हुआ है। तो ये 10 साल से जब डिवाइड करेंगे तो डिप्रिसिएशन निकलेगा पर ईयर का, ठीक है। तो पर ईयर का डिप्रिसिएशन अपने को पता चल गया है 32,000 का, 32,000 32,000। तो आफ्टर 6 ईयर व्हाट विल बी द डिप्रिसिएशन, इट इज़ जो अमाउंट है अपना 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 ईयर मल्टीप्लाइड बाय पर ईयर डिप्रिसिएशन, मतलब 32 मल्टीप्लाइड बाय 4, 32 मीन्स 32K, ओके। तो ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,08,000, ओके। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, वो सेम ही रहेगा आपको। आप जब सॉल्व देखोगे वीडियो लेक्चर तब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है वैल्यूएशन, ये भी प्रॉब्लम सेम ही है, उस टाइप से में है। इसमें सिर्फ एक चीज़ दी है, देखो इसमें डायरेक्टली आपको क्या है, इनिशियल कॉस्ट नहीं दी है एग्जाम में। तो इसमें क्या दिया है, बुक वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स इज़ 3,20,000, और बुक 8 ईयर का स्क्रैप वैल्यू दिया है और 10 ईयर का स्क्रैप वैल्यू दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, 2 ईयर का डिफरेंस आता है। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर 8 ईयर्स निकाला है, आफ्टर 10 ईयर्स निकाला है। 2 साल में कितना डिप्रेशन हुआ ये इनको मालूम गिर गया है। तो 2 लाख में होगा 170, तो 170 डिवाइडेड बाय 2, तो 85,000 हो गया उसका पर ईयर डिप्रिसिएशन। अब इन्होंने अपने को इनिशियल कॉस्ट पूछी थी, तो अपने को डिप्रिसिएशन 10 ईयर में पता है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी हो रही है वो पता है, तो हम इससे इनिशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसमें तो इतना कुछ हार्ड बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फॉर्मूले ही नॉर्मल याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आप देख लोगे तो इस पर प्रॉब्लम बनता है तो आप कर पाओगे। इसमें सिर्फ क्या होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन परसेंटेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है,
एनुअल डिप्रिसिएशन परसेंटेज कांस्टेंट होता है, पर एनुअल डिप्रिसिएशन वैल्यू इसमें कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, होती जाती है हर साल, क्योंकि हम हर साल आप लोग डिडक्ट कर जाते हो ना। एक अमाउंट आज कम होगी तो उसका इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर भी उससे कम ही लगेगा ना यार, समझ रहे हो ना। तो इसमें सिंपल बोला है कि एनुअल डिप्रिसिएशन परसेंटेज इज कांस्टेंट बट एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट कांस्टेंट, ओके। इट रिड्यूसेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका फॉर्मूला याद रख लो, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू। इस परसेंटेज एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू रेज़्ड टू द पावर 1/n, और वैल्यू आफ्टर n ईयर्स अगर पूछा तो इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाइज बाय 1 माइनस पी रेज़्ड टू द पावर m। m इक्वल्स टू जो बोलेगा ना जितने साल के बाद उसको चाहिए उस चीज़ की वैल्यू वो आएगा। मतलब नॉर्मली आपको नंबर ऑफ ईयर्स में बोल सकते हो उसको। स्क्रैप वैल्यू मतलब आपको पता है जब प्रॉब्लम में दी रहेगी या फिर आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसे मतलब इनिशियल कॉस्ट, ओके। तो इसको अपन एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल कॉस्ट कितना दिया है प्रॉब्लम में 20,000, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स दिया है 5,000, फाइंड द परसेंटेज एनुअल डिप्रिसिएशन। तो अब मैं आपको बोला हूँ परसेंटेज एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है 1 माइनस एस वी बाई इनिशियल कॉस्ट। तो 5,000 बाई 20 डिवाइड बाई 1/2, तो वैसे आया 1/4। 4 अंडर रूट में डालोगे तो उसको बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो परसेंटेज एनुअल डिप्रिसिएशन आएगा, हो गया 50%। उसका नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देख लो इसका, इसमें थोड़ा अलग दिया है। इन कॉस्ट ऑफ एन इक्वेशन, मतलब ये है इक्विपमेंट 32K, इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स कितना है 2,000 रुपीज़। व्हाट इज़ द एनुअल डिप्रिसिएशन परसेंटेज एंड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर बेस्ड ऑन द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। देखो एनुअल डिप्रिसिएशन का इसने फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज एनुअल डिप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा, जो कि अपने को उसके बाद में इन्होंने बोला है इट्स वैल्यू निकालो आफ्टर 2 ईयर्स बेस्ड ऑन द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। मैं आपको एम का बताया था ना, वो एम यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया है। 1 माइनस एस वी बाई आई सी, एस वी का वैल्यू आपको पता है, स्क्रैप वैल्यू 2,000 है, इनिशियल कॉस्ट इज 32K रेज़ टू द पावर 1/4, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल में कम हुआ है उसका वैल्यू 4 साल में। तो उसमें 1 माइनस 1/16, 16 को अपन 16 मतलब 2 का 4th क्यूब है, ठीक है। तो उसको बाहर निकालोगे तो 2 का 4th क्यूब मतलब 4 से 2 का मतलब 1/4, 1 का 4 और 2 का 4, तो ऐसे दोनों से बाहर निकल के पूरा ब्रैकेट का 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 1/4 होके तो ये 4 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 रहेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा फास्ट में यार। तो वैल्यू आफ्टर एम ईयर में इसने पूछा था आई सी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस पी, तो यहाँ पे आपका 1/2 आया था, तो आप 1/2 से सॉल्व करोगे तो भी आपको समझ में आना चाहिए, और वैसे करोगे तो भी आ जाएगा। तो 32 के आपको बताया था मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.5, मतलब वैसे 1/2 करेगा। 1/2 को आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड करके 8,000 आ जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज़ द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर बेस्ड ऑन द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। देखो आप लोग को कांस्टेंट परसेंटेज से ही ईजी रहेगा, मतलब कैसे, जैसे आप एग्जाम में सोचोगे कि ये मेथड से ये निकाल लूँ तो आपको वैल्यू भी उस हिसाब से दी रहेगी नहीं यार, तो आपको चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एग्जाम अपने वो 60 मिनट्स है। 60 मिनट में आपको जितना ईजिली और जितना फास्टली एक्यूरेटली हो सकते हैं उतना एक्यूरेटली सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक दो प्रॉब्लम देख लेना इसका एक प्रॉब्लम और ये है, इसको आप देख सकते हो। मैं आप यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में थर्ड मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में क्या होता है, इसमें एक ये एनुअल डिप्रिसिएशन इन पर ईयर। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सर्विस लेफ्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड सम ऑफ द ईयर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ। तो सम ऑफ ईयर कैसे निकालते हैं, मतलब आपको बोला है कि 10 साल के लिए निकालो, तो सम ऑफ ईयर उसमें कैसे होगा, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। ये आप जब प्रॉब्लम देखोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और उसमें बोला है ना नंबर ऑफ सर्विस लेफ्ट आफ्टर, मतलब आपको टोटल सर्विस दिया है 10 ईयर्स की, और आपको बोला है कि 5th ईयर के बाद में सर्विस काउंट बताओ करके, तो हमेशा 1 माइनस करने का, समझ रहे हो ना, 10 माइनस फिर 4 ही करने का। तो अपनी सर्विस कितनी बची है, 6 साल की, समझ रहे हो आप। अगर आपको पूछता है वो कि 6 साल के बाद उसका सर्विस निकालो, ठीक है ना, तो 6 माइनस मतलब अपने को 10 साल की पूरी सर्विस दी है, और 6 साल के बाद में कितना पैसा मिलेगा वो बताओ। तो उसमें से क्या 5 ही माइनस करने का, ज़्यादा नाटक नहीं करने का, क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है फिर वो, ठीक है। बुक वैल्यू आफ्टर एम ईयर्स कितना होगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन टिल द टाइम। अब इसमें देखो इनिशियल कॉस्ट कितना दिया है प्रोडक्ट का, 1 लाख दिया है, इसका लाइफ 10 साल बोला है। ये प्रॉब्लम जो है ना इन्होंने ऊपर सॉल्व करके दिया है। हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं। इनिशियल कॉस्ट इज 60K, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 15 ईयर्स इज 12,000। व्हाट इज द डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द 5th ईयर एज पर द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें चीज़ें समझ लो,
इसमें बोला है 15 ईयर्स है ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स कैसे हो गए, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 15 × 16 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी आपको नंबर दिया रहता है ना स्क्रैप कर लूँगा इतने साल के बाद, इतने साल के बाद, तो उसके आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। उसके बाद में उसने बोला है व्हाट इज द डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द 5th ईयर एज पर द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। 5th ईयर बोला है ना, टोटल अमाउंट से क्या करने का, 5 माइनस कर देने का, 5 में से 4 माइनस करने का, तो 15 माइनस 4 कितना होगा 11, आपको समझ में आ गया, और जितना भी दिया रहेगा उससे ही कम माइनस करने का, तो 11 आ गई आपको। तो डेप्रिसिएशन इन 5th ईयर होगा, तो 11/120 मल्टीप्लाई 48, तो आपको ये फार्मूला तो पता ही है कि मैं आपको बोला हूँ कि नंबर ऑफ ईयर्स और उसका टोटल सम, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस लेफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट, और उसके लास्ट में देखो टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ, तो इसलिए आपको उसका टोटल डिप्रिसिएशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसने दिया है इनिशियल कॉस्ट 60K, स्क्रैप वैल्यू अप टू 15 ईयर्स 12,000, ठीक है ना, तो ये डिप्रिसिएटेड कॉस्ट है, तो इसको देखो स्क्रैप वैल्यू आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, समझ रहे हो ना आप, ये इनिशियल कॉस्ट दिया है, एक स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो इसके बीच में जो भी रहेगा वो डिप्रिसिएशन रहेगा, इसको याद रखना, एग्जाम में आप गलत कर सकते हो, कभी आप 12,000 ले लोगे, कभी आप 60K में डायरेक्ट माइनस करके ले लोगे, तो ये चीज़ें याद रखो। तो ये देगा 11/120 मल्टीप्लाइड बाई 48,000, तो यहाँ पे लिख के आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, हियर नंबर ऑफ सर्विस ईयर लेफ्ट आफ्टर 5th ईयर इज 11 - 4 इन -5 11, तो आपको डिप्रेशन इन 5th ईयर कितना रहेगा 44,400, समझ में आया आपको। ये प्रॉब्लम भी आप देख लेना, इसको मैं स्लोली मूव करता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में समझ पाए, ठीक है। रफ इसमें थोड़ा रफ भी है क्योंकि मेरी ये तो रफ भी है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद में है सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट क्या होता है, इसमें आप लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में पता करते हो, डिटरमाइन द डिप्रिसिएशन फॉर द इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई प्लास्टिक वाला कप बनाता है प्रोडक्ट, और पहले 10 साल पहले पहले 10 साल पहले इतना बनाता था, और अब 10 साल के बाद में इतना वो बना रहा है, तो उसमें आ सकता है चेंजेस, तो वो जितना टाइम बीतते जाएगा उतना उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम यूनिट्स कम होते जाएंगे। तो इसमें दिया है डिप्रिसिएशन टिल द टाइम IP माइनस PP अपॉन IP, इनिशियल प्रोडक्शन माइनस प्रेजेंट प्रोडक्शन डिवाइड बाय इनिशियल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कॉस्ट। तो बुक वैल्यू जो होगा ना, तो इसमें दो चीज़ें याद रखो, डिप्रिसिएशन टिल टाइम में कितना होता है और बुक वैल्यू के टाइम क्या होता है। बुक वैल्यू का टाइम PP अपॉन IP होता है, तो जैसे ये चैप्टर को इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, इतना याद रखो कि डिप्रिसिएशन टिल टाइम के टाइम IP अपॉन PP IP माइनस PP होता है, और नेक्स्ट टाइम जब अपन बुक वैल्यू में जाते हैं ना तो PP अपॉन IP हो जाता है, समझ गए आप। तो इसको एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, हाँ ईजी हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज 50,000 व्हेन इट वाज प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट्स पर डे, within 2 years it performance reduces to 25 यूनिट पर डे, what is the depreciation in 2 years। तो depreciation till time कितना हुआ है इसको देख लो, depreciation till time निकालने का फॉर्मूला है, तो ये देखो फॉर्मूले में यहाँ पे देखो इनिशियल कॉस्ट दिया था, यहाँ वहाँ पे डिप्रिशिएटेड कॉस्ट था, ये याद रखना है आपको। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 50,000 है, तो 40 - 20 वो प्रेजेंट प्रोडक्शन था, ये नहीं इनिशियल प्रोडक्शन था, माइनस PP अपॉन IP, 40 - 25 डिवाइड बाई 40, एक और इसको सॉल्व करोगे तो 18750 आएगा, ठीक है। तो वैसा ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया है, बुक वैल्यू निकालने को बोला है, तो बुक वैल्यू में मैं आपको बताया था प्रेजेंट प्रोडक्शन अपॉन इनिशियल प्रोडक्शन ऐसे दिया होता है, तो इसमें स्पेसिफिक वैल्यू दी नहीं थी, इसलिए इन्होंने विद टर्म्स खेला है उसको, तो इतना भी हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, 100/40 का रेशो लेकर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम इजीली, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन इज कंसिडर एज अ सिंकिंग फंड डिपॉजिट टिल टाइम प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद में ये तो मैं आपको थोड़ा याद रखने के लिए लिखा है ऊपर, उसका इतना ध्यान मत दो। उसके बाद में है सिंकिंग फंड मेथड, प्रेजेंट इक्विपमेंट सब्जेक्टेड टू डिप्रिसिएशन टू कंपेंसेट डिप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इज डिपॉजिटेड। जो भी इक्विपमेंट होता है ना उसको डिप्रेशन होना ही है उसका, तो उसको एक वैल्यू असाइड करते हैं उसके लिए कि ताकि उसका यूजफुल पीरियड होने के बाद में उसको खरीद सकते हैं, तो इसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। डिप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज सिंकिंग फंड डिपॉजिटेड टिल टाइम प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट एक्यूमुलेटेड ऑन दैट, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जो अमाउंट डिप्रिसिएशन के लिए क्या होगा, डिप्रिसिएशन होते टाइम आप सिंकिंग फंड क्या बोलता है, सिंपल यही बोलता है कि जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो किसी एक मटेरियल के लिए, मतलब किसी एक इक्विपमेंट के लिए, तो आप अमाउंट तो डिपॉजिट करते ही हो, उसके साथ साथ जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो होता है ना यार, दोनों चीज़ें मिलके बनता है ये सब चीज़ें, ओके। उसके बाद में है क्वांटिटी सर्वे मेथड। अब क्वांटिटी सर्वे मेथड क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे मेथड में इन सिंपल में आपको पता है दिस मेथड इज इनमें क्या होता है, फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। आपको एग्जाम में थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम में वैसे ये डायरेक्टली याद नहीं आता है आपको,
तो क्वांटिटी सर्वे में क्या होता है, हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं. इन दिस मेथड फिजिकल इंस्पेक्शन इज डन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट. दिस मेथड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन कंपेयरिंग विद अदर्स. किसी और मेथड से कंपेयर करने के टाइम कंपेयर करने से ये आपको लगेगा कि ये मेथड बेस्ट रिजल्ट दे रही है. ठीक है.